13 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरडी गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की मराठा समुदाय की थी और आरोपी दलित जाति के। इस दरिंदगी के खिलाफ 9 अगस्त को औरंगाबाद में मराठा समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत है। मुंबई में आज मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे महाराष्ट्र से लाखों लोगों ने मौन जुलूस में हिस्सा लिया। भाईखला से शुरू हुआ ये जुलूस मुंबई के आजाद मैदान पहुंचा और इस आंदोलन के समर्थन में मुंबई के डब्बा वालों ने अपना काम बंद रखा। मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए, कार भी थम गई। मुंबई पुलिस को हालात का अंदाजा पहले से था, इसलिए पुलिस ने लोगों को आगाह कर दिया था कि अगर बहुत जरूरी न हो तो मुंबई का रुख मत कीजिएगा। मराठा आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग मुंबई पहुंचे हुए हैं। रेलवे ने मराठा क्रांति मोर्चा की भीड़ के मद्देनजर कई ट्रेनों में अतिरिक्त बोगीज लगाई हैं। मुंबई पुणे और मुंबई ठाणे हाईवे पर भी ट्रैफिक का भारी दबाव है। मराठा क्रांति मोर्चा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समाज के लोगों को 16% आरक्षण देने की मांग कर रहा है। चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर उनके मौन आंदोलन को नजरअंदाज किया गया तो सरकार को अंजाम भुगतना होगा। पहली हमारी मांग है कि जो कोपरडी में जो रेप केस हुई उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पे वो केस चले और उसका डिसीजन जल्दी हो। दूसरी जो हमारे किसान है उनका जो क्रॉप है उसको एक मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो मांग है मराठा समाज की कि मराठा जो कम्युनिटी है उनके बच्चों को शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, शांतिप्रिय तरीके से मोर्चे निकले। अगर इसके बाद भी सरकार जागती नहीं है तो इसके बाद हमको वोट देने के टाइम, इलेक्शन के टाइम का पर्याय खुला है, उसके पहले और हमको अभी ये सिर्फ शुरुआत है। हमको जो न्याय चाहिए उसकी ये शुरुआत है। ये मोर्चा आखिरी है, मुख्य मोर्चा आखिरी 58वां, पर ये होने वाले जो आने वाली क्रांति है उसका आगाज है। ये अंजाम को अभी बहुत टाइम। मराठा क्रांति मोर्चा अब तक महाराष्ट्र के 57 शहरों और कस्बों में निकाली जा चुकी है। पूरी दुनिया में अपनी तरह का ये पहला आंदोलन है जिसमें सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ती है और फिर भी कोई हिंसा या बवाल नहीं होता। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक इस आंदोलन में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। मराठा आंदोलन से सरकार धर्म संकट में है क्योंकि आरक्षण देने पर दूसरे राज्यों में भी आरक्षण की मांग तेज होने का खतरा है और न मानने पर मराठा नाराज होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए कमेटी बना दी है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो महाराष्ट्र की आबादी में 30% हिस्सा यानी करीब 4 करोड़ के करीब आबादी जो है वो मराठों की है और ऐसे में वहां की जो फडणवीस सरकार है उसके लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं मुंबई से, जिनके साथ सुधीर भोसले हैं जो कि मराठा क्रांति मोर्चा के संयोजक भी हैं और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अभी फौरी तौर पर सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात कर दी है, कुछ योजनाएं लाने की बात कर दी है, युवाओं को प्रशिक्षित करने, जो किसान हैं उनको कम ब्याज दर पर लोन देने, 10 लाख तक का लोन देने की बात की है। क्या ये लोग इससे संतुष्ट हैं और इन्हें कितनी उम्मीद है कि आरक्षण की मांग इनकी मानी जाएगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बताओ सुशांत आपको कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कि सीएम ने जो अनाउंस किया है उसमें साफ साफ यह कहा है कि जिस तरह से जो मांगे इनकी थी वो लगभग मान ली गई। उसी मांग को मान ली गई तभी जाकर यहाँ पर जो इनका मोर्चा चल रहा था दिन भर शायद मोर्चा, वो मोर्चा अब खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो आरक्षण को लेकर इनकी मांगे थी वह कहीं न कहीं सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन सीधे सुधीर जी जानते हैं कि क्या जो इनकी मांगे थी क्या वो मान ली गई है। सुधीर जी, क्या जो आपकी मांगे थी क्या वो मान ली गई है और इसलिए आपने मोर्चा खत्म कर दिया है? नहीं, पहले तो ये मोर्चा जो आज हुआ ये लास्ट मोर्चा नहीं है। ये मोर्चे की प्रक्रिया का ये कंटिन्यू होने वाली है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज के तारीख में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो क्या घोषणा की है, जो कुछ चीजें मान ली है, इस मानने से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ मान लिया जिससे हमें कुछ राहत मिल सकती है और हमारे मराठा समाज को राहत मिलेगी, इसके लिए हम थोड़ा विश्वस्त है। लेकिन जब तक वो मानते हैं, पिछले 1 साल में उन्होंने ऐसी घोषणा की थी लेकिन उसका कोई अमल बजावनी, उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, इसलिए हमको बहुत कुछ तकलीफ हुई है।
1 साल उन्होंने सिर्फ पढ़ाई के लिए ली थी और उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ, इसलिए ये इतना बड़ी भीड़ उमड़ी है। अगर अभी इन्होंने भी घोषणा की है, अब पूरी तरह से जब तक वो ग्राउंड लेवल पे नहीं करते तब तक हम इस पे संतुष्ट नहीं हो सकते और हमारे समाज को हम बोल नहीं सकते कि हम लोग अभी पूरी तरह संतुष्ट हैं। ठीक है, अभिषेक मैं आपके पास लौटूंगा। अभिषेक थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, अभिषेक थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं जमीनी स्तर पर कार्रवाई होने की और मुख्यमंत्री ने जो कहा है उससे थोड़ा बहुत संतुष्ट होने की। तो हम दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले पर विधानसभा के अंदर क्या कहा। त्यासोबत काही भागांमध्ये विशेषतः मराठा, कुणबी मराठा किंवा अशा प्रकारच्या काही जातींना ऑलरेडी आरक्षण मिळालेलं आहे, पण त्याचे सर्टिफिकेट मिळण्याकरता अडचणी येतात। तर अशा एकूण 18 जाती आयडेंटिफाय झालेल्या आहेत, म्हणजे त्यात मराठा समाजाचे आणि काही इतर समाजाचे आहेत। अशा 18 जाती आहेत की ज्यांना त्या प्रवर्गात घेण्यात आलेल्या आहे, पण त्यांना सर्टिफिकेट मिळण्याकरता अडचणी जातात। तर त्या संदर्भातला निर्णय हा राज्य सरकार, त्याच्या सुलभतेचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। पण एक गोष्ट त्या ठिकाणी अजून आम्ही अशी ठरवलेली आहे की एक मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी गठीत केली जाईल आणि या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून दर 3 महिन्यात ही जी काही हा फोरम तयार झालेला आहे, ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत, या संघटनांचा जो फोरम आहे त्या फोरम सोबत दर 3 महिन्यांदा एकदा ही मंत्रिमंडळ उपसमिती चर्चा करेल आणि त्या चर्चेच्या माध्यमातून ज्या काही अडचणी असतील, समस्या असतील त्या दूर करण्याचा प्रयत्न किया जाए। एक बड़ा समाज है महाराष्ट्र का, उनको अपने हक के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। लाखों लोगों का जमावड़ा मुंबई में होता है, पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र आज बंद है। कुछ नेताओं को भी वहां से पुट आउट किया है, मुझे अब पता चला है। मंत्रियों को भी वो लोग आने नहीं दे रहे हैं। तो सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। शिवसेना उनके साथ है और सक्रिय सहभाग हमारा भी है उसमें। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है वो हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार जब भी थी तभी हमने आदरणीय राणे साहब के अध्यक्षता के अनुसार हमने ये समिति का गठन किया था और जो समिति ने रिकमेंड किया कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी तरह से आरक्षण हमने पूरे महाराष्ट्र में जाहिर किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बाद आने वाले बीजेपी शिवसेना सरकार ने जिस तरीके से कोर्ट के अंदर इस मराठा आरक्षण को सपोर्ट करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है और उसी के कारण आज मराठा आरक्षण आज तक इस कोर्ट के मामले में रुक गया है। तो इस पर सियासत भी हो रही है। हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे भी जुड़ गए हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ सुधीर भोसले जुड़े हुए हैं, संयोजक है मराठा क्रांति मोर्चा के, उनसे हम बात कर रहे थे। अभिषेक, 2 बातें इनसे जरा पूछिए। एक तो मुख्यमंत्री भी जो कह रहे हैं उसमें आरक्षण देने का जिक्र कहीं नहीं दिखा है। वो कह रहे हैं कि इस पर कमेटी फैसला लेगी या जो रिकमेंडेशन आएगी उस पर देखा जाएगा। तो इनको कितनी उम्मीद है कि बीजेपी की ये सरकार उनको आरक्षण देने जा रही है और क्यों आरक्षण इनको मिलना चाहिए? बिल्कुल, सुधीर जी ने, सुशांत आपके सवाल सुधीर जी पूरे सुन रहे हैं। सुधीर जी जवाब दीजिए आप। देखिए, मराठा समाज को आरक्षण इसलिए चाहिए कि मराठा जो घटना के कलम 340 के अनुसार जो लिखा हुआ है कि जो पिछड़ी है, नहीं जो सामाजिक दृष्टया पिछड़ा है, जो आर्थिक दृष्टया पिछड़ा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसी प्रक्रिया से लेके हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं और घटना का आधार लेके हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं। पहले मराठा समाज के पास खेती थी, खेती के साथ में उसकी उपज होती थी तो उसके साथ उसका पूरा घर बार चलता था। लेकिन पिछले 30 सालों में जो कोई ग्लोबलाइजेशन हुआ है उससे मराठा समाज को खेती में बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। हमारे जितने भी आत्महत्या हो रही है महाराष्ट्र में उससे 95% ये मराठा समाज के लोग हैं। खेती हमारे लिए फायदे की नहीं रही है, इसलिए हम लोग पिछड़े होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है उनको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। बात बताइए सुधीर जी, एक बात बताइए, लाभ नहीं हो रहा है। मैं सुन रहा था इस आंदोलन में कई युवा भी थे, प्रक्रिया में नाराज हो रहे हैं। सुधीर जी, इस आंदोलन में कई युवा भी थे और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास आरक्षण नहीं है, इसलिए जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो SC ST OBC से पिछड़ जाते हैं। आप कह रहे हैं आपको आरक्षण मिले, उधर हरियाणा में जाट कह रहे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, गुजरात में पटेल कह रहे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर देश भर में इसी तरीके से आरक्षण देने से स्थिति सुधरती तो जो 2000 से ज्यादा कम्युनिटीज को आरक्षण मिला हुआ है उनको आज तक आरक्षण थोड़ा ही देना पड़ता। क्या इस समस्या का हल आरक्षण देने से मिल जाएगा क्या?
नहीं, आरक्षण देखिए, पहले हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि आरक्षण कोई ये भीख नहीं है। और जो जाति घटना में क्लियर किया हुआ है कि जो जाति पिछड़ी है, जो आर्थिक दृष्टिया और सामाजिक दृष्टिया जो पीछे हुए हैं, उनको लाने की एक तरतूद है। उसमें कोई उनको भीख देने की जरूरत नहीं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबको आरक्षण मिलना चाहिए। जो सरकार के पास डाटा है, सरकार के पास पूरी गिनती है, सरकार ने देखना चाहिए कि किस कम्युनिटी को कितना किस फैसिलिटी मिल रही है, कितनी पिछड़ी है, सरकारी नौकरियां में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, उनका असेंबली में और इलेक्शन में जो विधानसभा है उनमें उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये सब चीज देख के उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारा हक है। और इसी तरह से बाकी जो जाति है, जाट है या गुर्जर है, उनको भी उसी तरह से मिलना चाहिए। इसका कॉन्फ्लिक्शन करके क्या कर रहे हैं लोग कि आरक्षण का मतलब आरक्षण से कुछ भला होने वाला है क्या, ये करके हमारा ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये बहुत गलत है। हमें लग रहा है कि वो आरक्षण किसके लिए चाहिए, घटने में साफ लिखा है बहुत सारी कम्युनिटीज पिछड़ी हुई हैं, पिछड़े हैं, ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज पिछड़ी हुई हैं और उनको मदद मिलनी चाहिए। उनके लिए योजनाएं, जैसे आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम योजनाएं लाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे, उसके लिए उनको इतना वेट नहीं करना चाहिए था कि आप लोग को 58 बार प्रदर्शन करना पड़े और आरक्षण की मांग करनी पड़े। अगर यही इस देश में हो जाए तो बहुत सारी कम्युनिटीज को आरक्षण की जरूरत न पड़े। लेकिन आरक्षण आखिरी रास्ता राजनीतिक दलों ने बनाकर छोड़ दिया और उसके बाद भी स्थिति सुधरती नहीं। अभय दुबे जी, मुझे ये बताइए कि क्या मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए और इसकी वजह क्या, और अगर मिलेगा तो फिर दूसरी जगह भी इस तरीके की मांगें तेज होंगी? देखिए सुशांत जी, जहां तक महाराष्ट्र के संदर्भ का प्रश्न है तो हमारी सरकार ने कैबिनेट में इसको अप्रूव भी किया था और उसका कारण भी था कि नारायण राणे जी की एक कमेटी बनाई जिसने विस्तृत अध्ययन किया। उसने बताया कि कैसे 35% मराठा लैंडलेस हैं वहां, कैसे 40% के लगभग मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि उपलब्ध है। और उस रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए कि 5% ही मराठा कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से साधन संपन्न हैं। तो इसी दृष्टिकोण से विश्व का कोई भी समुदाय अपनी पिछड़े लोगों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। कालांतर से जो आपने अभी प्रश्न उठाया रिजर्वेशन का, तो उसी के कारण देश ने एक अग्रणी भूमिका समूचे विश्व में लेना प्रारंभ किया क्योंकि हमने आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया और जो समाज के पिछड़े सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से समुदाय हैं उनको आगे लाने की हर संभव कोशिश की। तो इसमें परेशानी क्या है? अब जो बुनियादी सवाल आपने उठाया, देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए तो किसी हद तक मोदी सरकार भी जिम्मेदार है इस अनरेस्ट के लिए कि उसने देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात भी ऐसा पैदा किए कि बहुत से कम्युनिटी को आके प्रोटेस्ट भी करना पड़ रहा है। सर, मोदी सरकार तो पिछले 3 साल से है ना सत्ता में, आप लोग तो कांग्रेस तो 60 साल से रहे। बिल्कुल, अगर आप 60 साल में ऐसी स्थिति नहीं बना सके कि आज भी मराठा समुदाय को आरक्षण मांगना पड़ रहा है, तो फिर या जाटों को मांगना पड़ रहा है या पटेलों को मांगना पड़ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी ना मोदी सरकार के बनस्पत। नहीं, देखिए एक बात सुशांत जी हमको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि हम आखिर प्रजातंत्री व्यवस्था में हैं क्यों, प्रजातंत्र है क्यों? क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ इस डेमोक्रेसी में न्याय हो जाए। अगर पूरी कम्युनिटी को ये लगता है, समूचे समाज को ये लगता है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, तो प्रजातंत्र। सर, मैं आपको माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोक रहा हूं एक बार फिर से, जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मराठा समुदाय जो आंदोलन कर रहा है आरक्षण को लेकर, वो फिलहाल आज तो टल गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने कुछ मांगों को मान लिया है, लेकिन क्या उन्हें वाकई आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेश नखुआ साहब, बीजेपी के महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभिषेक हमारे सहयोगी मुंबई से बने हुए हैं, जिनके साथ मराठा क्रांति मोर्चा के सुधीर भोसले साहब हैं, वो संयोजक हैं मराठा क्रांति मोर्चा के। सुरेश नखुआ साहब, 8 लाख के करीब लोग आज सड़क पर थे। पूरी मुंबई जो है वो एक तरीके से थम गई और बीते 1 साल से, लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहे हैं। ये 58वां प्रदर्शन था उनका। फडणवीस सरकार को इतना वक्त क्यों लगा ये समझने के लिए कि वाकई मराठा समुदाय के लिए कुछ करने की जरूरत है? ऐसा है ना कि ये आंदोलन आप जैसे कह रहे हैं कि 58वां आंदोलन था, जब इनके प्रतिनिधि मंडल पहले भी मिला था महाराष्ट्र सरकार से और फडणवीस जी ने कहा था कि हम इस पर जरूर काम करेंगे, और आज आप देख रहे हैं
कि फडणवीस सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने उनकी सारी मांगे को मान लिया है और 3 महीने में इस पर बहुत जोर शोर से काम शुरू, 3 महीने के अंदर इससे काम शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको मैं ये पूछ रहा हूं सर कि अगर जो मुख्यमंत्री को आज लगा कि हम योजनाएं लाएंगे मराठा समुदाय के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, हम उनको अलग से ऋण देंगे 10 लाख तक का जो कि कम ब्याज पर होगा, ये सारी चीजें अगर आपको समझने में 1 साल का वक्त लग गया तो इस बात का क्या भरोसा कि इनको इंप्लीमेंट करने में आपको 2, 4, 5 साल और न लग जाए? यही काम पहले क्यों नहीं किया? आज मुंबई की रफ्तार क्यों रुकी? इनको बार बार सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? अभी ये पहले भी आंदोलन हो चुका है एंड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है इनकी, तो अब जो समय बीत गया है उसको न देखकर आने वाले समय को हमें देखना चाहिए और हम मिलकर कैसे साथ में काम कर सकते हैं और त्वरित काम कर सकते हैं वो देखना चाहिए। सुधीर भोसले हमारे साथ हैं, संयोजक है मराठा क्रांति मोर्चा के। सुधीर जी, जिस सरकार को आपका दर्द समझने में और कुछ मांगे मानने में 1 साल का वक्त लग गया, उस सरकार से आपको उम्मीद है कि वो बाकी के दर्द को समझ लेगी और आपको आरक्षण दे देगी, और कितने वक्त में दे देगी? हाँ सर, यही तो बात है जो इन्होंने कहा है कि 1 साल, आज जिस तरह से आपने बात की कि 1 साल फडणवीस सरकार को लगा हमारी बातें सुनने के लिए। हमारा यही दुख था कि अगर आपको ये चीज यहाँ पे माननी थी, अगर वो जिसके लिए समय नहीं लगता तुरंत हो सकती थी, तो इसके लिए 3 साल का समय जो लिया इन्होंने, 1 साल का समय लिया, ये बहुत गलत था। इसलिए अभी तक हम लोग सांसद है, हम मुख्यमंत्री जी को हम लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है, अभी उन्होंने जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ अभी जो मान ली है, इसलिए हम मुख्यमंत्री का थोड़ा बहुत आभार मान सकते हैं। इस बार इस शासन का हम लोग थोड़ा बहुत आभार मान सकते हैं, लेकिन हमें अभी आवश्यकता है, हमारे समाज को भी आवश्यकता है कि अगर ये जितनी जल्दी है, 3 महीने का उन्होंने ये दिया है कि 3 महीने में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसकी पूरी ये करेंगे, लेकिन हमें वो थोड़ी डाउट आ रहा है उसके बारे में, और इसलिए हम थोड़े नाराज है। हम पूरे जनता को पूरे तरह से बता नहीं सकते कि सही में ये सुरेश साहब, आप सुन रहे हैं, इनको भरोसा नहीं है आप लोगों पर, आपकी सरकार पर, फिर भी आप लोग करेंगे। हम लोग आशावादी है, आशावादी हैं, आप रख रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हम नाराज हैं और जिस तरीके से हमें अनसुना किया गया वो ठीक नहीं था। अभिषेक, थोड़ा सा आप मराठा राजनीति को जो महाराष्ट्र में होती है उसको जरा दर्शकों के लिए समझाएंगे कि ये वोट बैंक कितना बड़ा है, क्यों आज फडणवीस सरकार सुन रही है जो 1 साल से नहीं सुन रही थी, कांग्रेस ने वहां क्या किया, जरा इसको समझाएंगे अभिषेक? हाँ बिल्कुल, देखिए सुशांत, मराठा समाज का जो एक वोट बैंक है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र में, और इसको लेकर मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी सरकार इस वक्त यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ेगी, और जब भी कोई अगर यहाँ पर इलेक्शन होता है तो उसमें मराठा समाज बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है बीजेपी सरकार को। और इसीलिए बीजेपी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे भले ही लगातार कह रही हो कि हम इस पर मामले पर मराठाओं के साथ में है, लेकिन सही जिसे कि लगातार सुधीर कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि 3 साल आगे का वक्त क्यों लग गया। मैं 3 साल नहीं बोलूंगा, बल्कि कहूंगा 17 साल का वक्त लग गया। 17 साल से लगातार ये लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं, तमाम ऐसी मांगे होती चली आ रही है कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण नहीं मिल रहा है। और इसी बात को लेकर आज भी सबसे खास बात यह है कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र विधानसभा में जो अनाउंसमेंट करते हैं उसमें भी इनके आरक्षण को लेकर कोई भी साफ सुथरा बात नहीं करते हैं। हालांकि जरूर इन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मराठाओं का जो एक छत्र कह सकते हैं महाराष्ट्र में, वो बहुत बड़ा है, और उसको लेकर कहीं कहीं अगर आज सर आपको बता दूं सुशांत, अगर आज कुछ मांगे नहीं मानी गई होती और जो ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ होता तो आज मुंबई के दृश्य कुछ और देखने को मिलता, क्योंकि जो मराठा लोग आए थे मुंबई में वह मुंबई से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। शायद यहाँ पे मुंबई में तोड़फोड़ होती या फिर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती शायद, जिसका कल्पना सीएम नहीं कर रहे थे, लेकिन सीएम को इस बात का अंदेशा था कि जो मराठा के समाज के लोग आए हैं वह मुंबई से बाहर जाने वाले आज नहीं है, अपनी तमाम मांगों को मानने को लेकर। ठीक है, सीएम सुरेश नकुआ साहब, तमाम ऐसी मांगों सुरेश नकुआ साहब जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ उसको सुनकर और जो तस्वीरें हमने देखी उसको देखकर तो ये लगता है कि फडणवीस सरकार ने मराठाओं का दर्द देखकर आज जो कुछ बातों को मान लिया, वो दर्द देखकर नहीं माना, बल्कि जो स्थिति बन जाती, जो लाखों लोग सड़क पर थे वो हंगामा कर सकते थे, स्थिति जो है वो काबू से बाहर हो सकती थी, उसको टालने के लिए आपने कुछ जो है वो उनके हाथ में थमा दिया और स्थिति को एक तरीके से टाल दिया है।
सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, उन तक आवाज नहीं जा रही। अभय दुबे जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या फडणवीस सरकार ने मराठाओं का वाकई दर्द समझा है या उन्होंने स्थिति को टालने की कोशिश की है जो आज वहां पर भयावह हो सकती थी, जितने लोग वहां पहुंचे थे और जैसा अभिषेक बता रहे हैं? देखिए सुशांत जी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक संदर्भों में कोई वक्तव्य वैसे तो नहीं देना चाहती, क्योंकि समाज, बहुत मराठा समाज आहत है। चूंकि मैंने बताया कांग्रेस पार्टी ने तो अप्रूव भी कर दिया था, मगर वो फिर न्यायालय के माध्यम से रुक गया। 16% रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया था। मगर एक अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रहे हैं कि 1 साल 3 वर्ष हो गए, ना तो न्यायालय में ढंग से परस्यू किया, ना ये कम्युनिटी को कन्विंस कराने की कोशिश की, मराठा समाज के से एक स्वस्थ संवाद स्थापित किया कि कैसे उनकी मदद की जा सकती है। अभय जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी वहां सत्ता में रहे महाराष्ट्र में, आप लोगों ने मराठाओं की स्थिति को बदलने के लिए ये जो आप कह रहे हैं कि हमने आरक्षण की मांग जो है वो आगे बढ़ा दी थी, प्रस्ताव पास कर दिया था, उसके अलावा आप लोगों ने अपने शासनकाल में ऐसा क्या किया कि आरक्षण देने की जरूरत ही न पड़े और उनकी स्थिति बेहतर हो? ये हालात आज वाले जो है उसके लिए आप भी जिम्मेदार नहीं है क्या? देखिए सुशांत जी, समूचे राष्ट्र के संदर्भ में हम इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो सारे समुदायों के लिए कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों में किया है। मगर फिर भी जो इतने लंबे वर्ष की पराधीनता थी, हम इतने लंबे समय से मैं तो पूछ रहा हूं, आपने महाराष्ट्र में क्या किया? बिना दीजिए कि हमने मराठाओं के लिए ये किया था। आप वहां सत्ता में थे सर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती? हमने इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमने वो रिजर्वेशन जिसकी डिमांड कर रहे थे वो प्रोवाइड कर दिया, मगर बाद में सरकार उसके लिए आपने क्या किया? ये नहीं, देखिए मैंने कहा कि कालांतर में ये परिस्थितियां निर्मित होगी समूचे राष्ट्र में कि हम सब लोग उस सीमा से आगे बढ़ जाएंगे। सुधीर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? आप भी सुनिए अभय जी। सुधीर जी, क्या कांग्रेस की सरकार ने या किसी पिछली सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण, सुनो, देखिए कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं अभी, ये 16% आरक्षण जो दे दिया है, जो राणे समिति ने जो अहवाल रखा था उसके आधार पर, अगर राणे समिति को घटना तक उन्होंने अधिकार दे देता तो वो टिक जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया है, राणे समिति ने बहुत अच्छा काम किया। राणे साहब जो है हमारे यहाँ के जो नेता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से काम किया, मराठा समाज का पूरा डाटा इकट्ठा किया। भला हालांकि जिस तरह से मराठा समाज से जिनको डर लगता था वो ओबीसी समाज का भी डाटा